नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बोचहां विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 12 अप्रैल को वहां पर मतदान होना है और उसको लेकर लगातार बोले भारत ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक बोचहां में लगातार लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मतदान होगा तो मुद्दे पर होगा या जाति पर होगा या व्यक्ति के आधार पर होगा। ये तमाम खबरें आप तक पहुंची है, लेकिन इसी दौरान हमें यह भी पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने प्रत्याशियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे में इस वीडियो में हम तमाम वहां के जो उम्मीदवार हैं, जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि बोचहां विधानसभा की सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें 13 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, यानी वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। उसमें आरजेडी से अमर पासवान, बीजेपी से बेबी कुमारी, वीआईपी से गीता कुमारी, कांग्रेस से तरुण चौधरी, एआईएमआईएम से रिंकू देवी, समता पार्टी से राहुल कुमार, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से जयमंगल राम, इसके अलावा विजय कुमार राम, राजगीर पासवान, ये भी लोग किसी ना किसी पार्टी से उतरे हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय भी हैं, जिसमें नरेश कुमार, विजय कुमार चौधरी, राजेश कुमार और राम विनय दास। ये तमाम लोग हैं जो ताल ठोक रहे हैं बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में। अब बात करते हैं अमर पासवान की। अमर पासवान के बारे में आप शायद ये जानते होंगे कि जो दिवंगत विधायक, पूर्व विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनके बेटे हैं। मुसाफिर पासवान ने 2020 में वीआईपी के टिकट पर बोचहां से चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार थोड़ा एनडीए में मामला गड़बड़ा गया। वीआईपी और बीजेपी में खटपट शुरू हो गई। बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया और इस वजह से वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा और इन दोनों की लड़ाई के कारण अमर पासवान आरजेडी के पाले में चले गए और आरजेडी के लालटेन लेकर वो मैदान में उतर गए हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अमर पासवान का राजनीतिक बैकग्राउंड आप जान गए। शिक्षा क्या है? शिक्षा की बात करें तो अच्छे खासे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। 2013 में गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से उन्होंने एमबीए किया है। अगर बात करें संपत्ति की, तो संपत्ति इतनी है कि जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं बोचहां की सीट पर, उसमें सबसे ज्यादा है। सबसे पहले नगद की बात करें तो उनके पास 28 लाख कैश है और इसके अलावा उनकी पत्नी जो हरविंदर कौर हैं, उनके पास भी कैश में 1,35,000 रुपए है। वहीं बैंकों में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जमा है। 7 लाख की गाड़ी भी रखे हैं और इसके अलावा कुछ और मूल्यवान वस्तुओं को जोड़ दें तो कुल 3 करोड़ 23 लाख रुपए ये कुल संपत्ति होती है। हालांकि इसके अलावा अगर चल अचल संपत्ति की बात करें तो कृषि वाली जमीन से लेकर भवन, अपार्टमेंट, आवासीय जमीन, ये तमाम जोड़ देंगे तो उसकी कुल संपत्ति 10 करोड़ की होती है। यानी कि अमर पासवान के नाम पर ही केवल 13 करोड़ की चल अचल संपत्ति आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो उनकी पत्नी है, उनके पास भी लगभग 31 लाख की संपत्ति है। यानी 13.5 करोड़ के आसपास अमर पासवान के ने अपनी कुल संपत्ति बताई है। जात से वो दुसाध जाति के हैं, ये उन्होंने अपने एफिडेविट में जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं हम बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी के बारे में। बेबी कुमारी जाति से धोबी हैं, जैसा कि उन्होंने अपने एफिडेविट में जानकारी दी है। आपराधिक मामलों की बात करें तो उनके ऊपर एक आपराधिक मामला है। 2014 में बिना अनुमति के उन्होंने एक जनसभा की थी और ये आरोप उन पर लगा हुआ है। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो इन्होंने भी बीए की पढ़ाई की है। संपत्ति की बात करें तो पति पत्नी दोनों को मिला दे तो 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। नगद बेबी कुमारी के पास 51,000 है, वहीं पति के पास 21,000। सफारी गाड़ी का ये इस्तेमाल करती हैं, 16 लाख की है। इनके पति के पास क्रेटा है जिसकी कीमत इन्होंने 14 लाख बताई है। अगर सोने चांदी जेवरात की बात करें तो लगभग 3.5 लाख रुपए की इनके पास है। हालांकि इनके पास एक पिस्टल भी है जिसका रकम 95,000 रुपए है और जमीन इनके पास कोई नहीं है। 10 लाख का कर्ज भी ये बता रही हैं। हालांकि इनके पति के पास एक पिस्टल है जिसकी कीमत 1 लाख है और इसके अलावा बहुत सी अन्य संपत्ति भी है जिसको जोड़ दे तो पति के नाम पर इनके 1 करोड़ 60 लाख
रुपए की संपत्ति है। तो दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति ये बता रही हैं। अब बात कर लेते हैं वीआईपी की उम्मीदवार गीता कुमारी के बारे में। गीता कुमारी के बारे में आप एक बात जानते होंगे कि रमई राम जो कि बोचहां की सीट से लगभग 9 बार विधायक बने, उनकी बेटी हैं। रमई राम इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, तो उनकी बेटी लालटेन के टिकट पर ताल ठोकना चाहती थी, लेकिन उनका पत्ता कट गया। तो बाद में वीआईपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। गीता कुमारी के बारे में एक और बात आपको बता दें कि गीता कुमारी पूर्व एमएलसी भी रही हैं। लालू प्रसाद यादव की कृपा से वो पहले एक बार एमएलसी बन चुकी हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा में भी वो चुनावी मैदान में उतरी थी। शायद ये बात बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मुजफ्फरपुर जिले की ही जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है सकरा, वहां से उन्होंने बीएसपी के टिकट पर ताल ठोका था और महज उन्हें 1920 वोट ही उस दौरान मिले थे। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो जितने कैंडिडेट यहाँ उतरे हैं उसमें सर्वाधिक पढ़ी लिखी डिग्रीधारी यही आपको नजर आती हैं। जाति से रविदास हैं। शिक्षा इनका है एमए, एलएलबी, पीएचडी। ये तमाम इन्होंने डिग्रियां ले रखी है। कोई भी आपराधिक मामला इनके ऊपर नहीं है। संपत्ति की बात करें तो इस सीट पर दूसरी सबसे अमीर कैंडिडेट आप कह सकते हैं। नगद इनके पास 19,700 रुपये है। इसके अलावा बैंक में भी 1,75,000 रुपये जमा है। जेवरात 16 लाख के आसपास है। तो कुल नगदी बैंक में जो पैसे जमा है वो और जेवरात अगर मिला दे तो 36 लाख रुपए होते हैं। वहीं जमीन, अपार्टमेंट और भवन की कीमत अगर जोड़ दे तो इन्होंने 5 करोड़ उसका रकम बताया है, यानी कि लगभग 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति की ये खुद मालिक हैं। वहीं इनके पति और एक और जो आश्रित हैं उनके अगर कुल संपत्ति को जोड़ दे तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उनकी भी होती है। तो जोड़ जाड़ कर कुल ये 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति की मालिक बताई जा रही हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने इस बार तरुण चौधरी को मैदान में उतारा है। ज्यादा कुछ उनके बारे में जानकारी मिलती नहीं। कहा जाता है कि पप्पू यादव के दम पर मैदान में उतरे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि तरुण चौधरी के बारे में कोई यहाँ पर बातचीत नहीं कर रहा है और कोई मतलब दूसरे लोगों को तो छोड़ दीजिए, जनता को तो छोड़ दिए, खुद तरुण चौधरी आपको ग्राउंड में नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस ने क्या सोचकर उम्मीदवार उतारा ये समझ से परे हो जाता है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी यहाँ से रिंकू देवी को कैंडिडेट बनाया है। उनके ऊपर मुकदमे भी हैं, मारपीट का मुकदमा है, हत्या करवाने की कोशिश, ये तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा अन्य कई उम्मीदवार हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि लड़ाई 2-3 कैंडिडेट में ही है, या कहिए 2 में सीधे सीधे है। एक कैंडिडेट हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। सहनी समुदाय और रविदास समुदाय का उन्हें अच्छा खासा इस बार जनसमर्थन मिल रहा है। रमई राम की बेटी हैं तो इसका भी एक फायदा शायद मिले, लेकिन कितना फायदा मिलेगा, कितना जनाधार वो ग्राउंड पर बना पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। 12 अप्रैल को मतदान होंगे, 16 अप्रैल को परिणाम आ जाएंगे। ये तमाम जानकारियां जो हमें आप तक पहुंचानी चाहिए थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।